एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR, उसका चौथा जो यूज है इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर, जिसको दूसरी भाषा में कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब रे ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, उसमें भी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल हम फाइंड करते हैं sin C इज इक्वल टू n1/n2। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और वो कैसे रे में TIR करवाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक कम्युनिकेशन वायर है, और इस कम्युनिकेशन वायर में क्या होता है, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा, तो नॉर्मली होता है सिलिका। सिलिका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल आता है, और इसमें भी दो टाइप के सिलिका होते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी, जिसका रिफ्रैक्टिवनेस होता है N2, जिसको दूसरी भाषा में कोर बोलते हैं। प्लस दूसरा एक आता है लो डेंसिटी, लो डेंसिटी जिसका रिफ्रैक्टिवनेस होता है N1, और उसको हम बोलते हैं क्लेडिंग। ऑप्टिकल फाइबर कॉम्बिनेशन वायर है जिसमें यूज होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कौन सा, सिलिका। सिलिका में दो होते हैं, एक हाई डेंसिटी कोर होता है, लो डेंसिटी होता है क्लेडिंग। तो यहाँ पे जो तुम्हें नीचे डायग्राम दिख रहा है कलरिंग में, इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है पिंक वाला, ये पिंक वाला जो होता है ये होता है क्लेडिंग, और जो अंदर वाला मटेरियल है वो होता है कोर। और याद रखना कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो मुझे बताओ TIR कब होगा, जब रे कोर से क्लीडिंग में जाएगी कि क्लीडिंग से कोर में जाएगी। TIR कब पॉसिबल है, कोर टू क्लीडिंग, कोर से क्लेडिंग। नॉर्मल बात कोर है, से कोर क्लेडिंग। से क्लीडिंग। चलो अंदर कोर बाहर क्लीडिंग, इसके बाहर भी एयर है, ठीक है। अब पूरा ध्यान, ये है नॉर्मल वायर, यहां से हम एक रे स्ट्रेट रे इंसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे समझो एंगल बनता है θ1, ठीक है। तो मुझे बताओ रे अंदर जाएगी तो किस तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बाहर एयर है, एयर है, अंदर मीडियम है। तो बताओ रे जब अंदर जाएगी तो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, की TIR होगा यहाँ पे, बोलो इस पॉइंट पे क्या होगा। मतलब तो रे अंदर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, मतलब अंदर जाएगी कि TIR होगा। अंदर जाएगी। तो पता चला ना क्यों अंदर जाएगी, क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रही है, तो रेयर से डेंसर कभी TIR नहीं होता, ठीक है। तो ये जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब राइट जाएगी ऐसे, ठीक है। ये इस पॉइंट पे पहुंची, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा। अब यहां अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहां भी एक एंगल बनेगा, यहां जो एंगल बनता है समझो उसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं, R। तो मुझे बता सकते हो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस है। 90 तो संभव बात है 90 - R क्या होना चाहिए, C से बड़ा। अगर वो C से बड़ा होगा तो लाइट जो है इस मीडियम में से उस मीडियम में नहीं जाएगी, वापस रिफ्रैक्ट होगी, सॉरी रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आई बात, क्लियर। मतलब 90 - R जो है वो C से बड़ा होगा, तो ये लाइट जो है वो क्या हो जाएगी,
TIR होगी। समझ में आई बात? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियली पहले तो देखो कि जो एयर है तो उसको लिख सकते हैं एन एयर साइन थीटा 1, एन एयर साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन R। लिख सकते हैं इतना? एवरीवन क्लियर? पता चला कैसे लिखा ये? N1 साइन थीटा इज इक्वल टू N2 साइन R। एक बार वापस बताओ ना। कौन सा बेटा, कौन सा बताओ वापस? फिर से देख लो भाई। पॉइंट पी पे जो अंदर बनता है वहां पे एंगल कौन सा बनता है? 90 माइनस आर। तो TIR होने के लिए जो 90 माइनस आर है वो कंपल्सरी सी से बड़ा होना चाहिए। फिर सी इस तरफ, आर इस तरफ। यहां तक किसी को डाउट? एनीवन? नो सर। अब दोनों से साइन ले लेते हैं। साइन 90 माइनस सी इज ग्रेटर देन साइन आर। ठीक है। अच्छा, साइन 90 माइनस को लिख सकते हैं कॉस सी। दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो कॉस स्क्वायर सी क्या होगा? साइन स्क्वायर आर। कॉस स्क्वायर सी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। और जो साइन स्क्वायर आर है तो मैं यहाँ पे साइन आर को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा? साइन आर Na sin theta मान लो Na1 है यहाँ पे, अभी इसको Na रखते हैं तो साइन आर की जगह डाल दें। बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, 1 माइनस हाँ साइन सर। स्क्वायर को लिख सकते हैं N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। ये साइन सी यहाँ ऊपर वाली फॉर्मूला से आया। तो इसका एलसीएम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन Na स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। गॉट इट? क्योंकि N2 तो N2 सामने कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो Na है ना एयर का, उसका मोस्टली 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 इज लेस देन N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 लेस देन होना चाहिए किससे? अंडर रूट N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर से। क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? तो इसके हिसाब से तो मैं ये, हम अगर वैल्यू डिफाइन करें, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर हम थीटा 1 90 ले लें, अगर इसको 1 से डिफाइन कर लें भाई, ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू, यानी ये जो है साइन थीटा से बड़ा होना चाहिए। मतलब एक बात कंफर्म है, अंडर रूट N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यानी इसको ऐसा वर्ड लिखेंगे फॉर मैक्स TIR, सबसे ज्यादा TIR करवाना हो तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 या 1 से ज्यादा। इसका मतलब N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर मोर देन 1 होना चाहिए। कोई डाउट? यानी N2 स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1 प्लस N1 स्क्वायर। क्लियर ये बात? नहीं या तो कोई डाउट? सर ये मैक्सिमम टीआई वाला वापस समझा। देखो ये थीटा 1 क्या है? इंसिडेंट सर एंगल। वो, हाँ तो मैंने बोला इंसिडेंट हम मिनिमम कितना कर सकते हैं? मिनिमम 0 कर सकते हैं और मैक्सिमम ऐसे एंगल फेंक सकते हैं, ऐसे इस तरफ, तो वो एंगल बनेगा 90।
हाँ मतलब हम मैक्सिमम 90 एंगल तक इसको फेंक सकते हैं, तो मैक्सिमम TIR मतलब अगर हम 90 एंगल पे भी फेंकें तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, N2 स्कोर जो है वो 1 + N1 स्कोर से क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्लियर है बात हाँ इतनी? सर, क्लियर? मतलब जो हाँ N2 यस है वो 1 + N1 स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए रूट में, जिसमें N2 क्या है, अंदर का कोर, और N1 क्या है, क्लेडिंग। तो जब ऑप्टिकल फाइबर हम बनाते हैं, समझो हमने क्लेडिंग ले ली 1.2, N1 ले लो, मान लो 1.2, तो बताओ 1.2 का स्क्वायर क्या होता है? 1.44 4 1.44 + 1 क्या होगा? 2.44 2.4 ठीक है, तो 2.44 हुआ, उसका रूट क्या होता है? 1.56 मतलब N2 उस वक्त कंपल्सरी 1.56 से बड़ा होगा, तो इसमें मैक्सिमम TIR पॉसिबल है। समझ में आई बात? मतलब N1 के रिस्पेक्ट में हम N2 डिसाइड करते हैं। बात समझ में आई इतनी? कोई डाउट? नो इसका मतलब N1 जितना छोटा, N2 जल्दी सिलेक्ट होगा। समझे? जैसे मैंने अभी N1 को 1.2 बोला, तो N2 मिनिमम कितना चाहिए? 1.56, 1.56 से ज्यादा मतलब ज्यादा। लेकिन अगर N1 में 1.1 ले लेता तो 1.4 चाहिए। क्या होता? 1.1 लेता तो बोलो, 1.21 + 1 होता 2.21 होता, रूट 2.21 करो 1.48 तो उस वक्त आता 1.2। उस वक्त तुम्हें N2 कितना लेना पड़ा? 1.4 लेना पड़ता। मतलब हमारे लिए N2 सिलेक्ट करना इजी हो जाता। 1.4 से ज्यादा कोई भी ले सकते, 1.48, खैर 1.48 से कम नहीं ले सकते N2। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार वापस बताओ, नहीं पता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो N2 जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, वो डिपेंड ऑन N1 सिलेक्ट करते हैं। N1 अगर मुझे N1 जो है क्लेडिंग है ऊपर वाला मटेरियल, अगर ये 1.2 वाला है तो इसमें 1.2 की वैल्यू डाल के हम N2 सिलेक्ट करेंगे। तो जब हमने N1 की वैल्यू 1.2 डाली ना, उस वक्त N2 तुम्हें कितना मिला? 1.56। इसका मतलब ये हुआ कि कोर का जो मटेरियल है वो मिनिमम 1.56 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 1.56 से कम नहीं ले सकते तुम, उसका मतलब ये होता है। समझ में आई बात ये? हाँ सर, सर 1.56 क्या मतलब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N क्या है? N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हाँ सर। वो हाँ कितना होना चाहिए इस सर, मटेरियल का? हाँ सर 1.56 से उससे ज्यादा होना चाहिए अगर N1 1.2 है तो। 1.56। N1 1.2 है तो N2 1.56 से ज्यादा होना चाहिए। अगर N1 1.1 है तो N2 कितना होना चाहिए? N1 अगर 1.1 है तो N2 कितना होना चाहिए? गौरव बता। 1.481 सर, 1 + 1 करके। हाँ मतलब 1.1 का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर उसका रूट करेंगे, तो हमको मिलेगा 1.48। मतलब उस वक्त N2 कितना लेना पड़ेगा तुम्हें? 1.48 या उससे ज्यादा। उससे 1.48 से कम नहीं ले सकते तुम। अगर मैं N1 को 1 कर दूं, N1 को 1 कर दूं, तो बोलो 1 + 1 क्या होगा? 2 तो √2 कितना होता है? 1.41 मतलब उस वक्त तुम्हें N2 क्या लेना पड़ेगा? 1.41 या उससे ज्यादा। उससे ज्यादा। तो तुम्हारे लिए सबसे जल्दी सही चीज क्या होगी? N1 1 ले कि 1.2 ले, 1.3 ले, 1.4 ले, कौन सा सही रहेगा? 1 1। 1 सिंपल बात है 1। तो लेकिन 1 किस मटेरियल का होता है 1? एयर एयर इसका एयर मतलब हम क्लेडिंग हटा एयर दें, मतलब क्लेडिंग हटा दें और एयर रख दें, तो हमारे लिए N2 सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। गॉट इट? हाँ हाँ सर सर लेकिन एयर से एक दूसरा नुकसान हो जाता है। हम लोग क्लेडिंग हटा दें, हम एयर रख दें ना, तो एयर से नुकसान क्या होता है? एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर डस्ट पार्टिकल्स यहाँ किसी एक जगह पे बैठ जाए,
जहां पे समझो लाइट आ रही है वहीं डस्ट पार्टिकल बैठ जाए तो लाइट को क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो सिंपल बात है, यहाँ पे जो वापस लाइट जाएगी वो 100% नहीं जाएगी। वो कितनी जाएगी, जितनी रिमेनिंग होगी। वे समझो यहाँ से 100% आई, डस्ट पार्टिकल ने 60% एब्जॉर्ब कर ली, इस तरफ जाएगी से 40%। मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो डस्ट पार्टिकल क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हम लोग एयर नहीं रखते, क्लेडिंग रखते हैं, क्योंकि अगर क्लेडिंग पे डस्ट पार्टिकल पहुंचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रे तो क्लेडिंग से पहले ही टर्न हो जाती है। और कभी कभी तो क्या करते हैं, क्लेडिंग के ऊपर भी एक कोटिंग लगा देते हैं, क्लेडिंग के ऊपर भी एक कोटिंग लगा देते हैं, तो डस्ट पार्टिकल के अंदर आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? यस सर। Yes. किसी को Yes, डाउट sir. इसमें? समझ में आ गया नहीं कि क्या है ऑप्टिकल फाइबर? नॉर्मली तुम्हारे पास पता है, किसी के पास है जीटीपीएल का केबल कनेक्शन है, मतलब ये ब्रॉडबैंड? हाँ हाँ सर। सर। जीटीपीएल का जो ब्रॉडबैंड होता है वो ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर के बनाए जाते हैं। तुम लोग ऊपर जाके देखना, ऑप्टिकल फाइबर होगा, वायर को खोलोगे ना तो ऑप्टिकल फाइबर एकदम पतली सी वायर होगी और अंदर तुम्हें लगेगा कुछ वायर नहीं है, कोई कॉपर वायर नहीं होगी अंदर, हाँ सर। उसमें ऐसा होता है। तो ये वही चीज है ऑप्टिकल फाइबर। समझ में आई बात? हाँ अच्छा, एक और मैं चीज दिखाता हूँ, पूरा ध्यान। एक सेकंड है, ये वीडियो एक बार देख लो ऑप्टिकल फाइबर का। Optical fibers. Optical fibers are long, thin strands of very pure glass about the diameter of a human hair. They are arranged in bundles called optical cables and are used to transmit light signals over long distances. A single optical fiber consists of 3 layers, namely core, cladding, and buffer coating. Core is the thin glass center of the fiber through which the light travels. Cladding is the outer optical material surrounding the core that reflects the light back into the core. Buffer coating is the plastic coating that protects the fiber from moisture and from any kind of external damage. The bundles are protected by the cable's outer covering called a jacket. How does an optical fiber transmit light? Transmission of light through an optical fiber is similar to the transmission of light through a hallway. When you have to illuminate a long straight hallway, you just have to point the beam straight down the hallway, as light rays always travel in a straight line. But to illuminate a hallway which is a winding one with multiple bends, you need to line the walls with mirrors and angle the beam so that it bounces from side to side all along the hallway. This is exactly what happens in an optical fiber. Optical fibers make use of total internal reflection to confine light within the core of the fiber. The core of an optic fiber has a higher refractive index than the cladding, and hence the light suffers total internal reflection. Although the cladding does not carry light, it is nevertheless an essential part of the fiber. The cladding is not just a mere covering, it keeps the value of the critical angle constant throughout the whole length of the fiber. Propagation of light in an optical fiber. Let a ray of light be incident on the fiber, making an angle theta c with the axis as shown here. It gets refracted into the fiber. Let the refracted ray make an angle theta I at the core and cladding interface. If theta I is greater than the critical angle theta c, then the ray suffers total internal reflection. So all the energy in the ray of light is reflected into the core and none escapes into the cladding.
The ray then crosses to the other side of the core, and because the fiber is more or less straight, the ray will meet the cladding on the other side at an angle, which again causes total internal reflection. The ray is then reflected across the core again in the same manner. In this way, the light zigzags its way along the fiber. Thus, the light gets transmitted to the end of the fiber. Because the cladding does not absorb any light from the core, the light wave can travel great distances. However, some of the light signal degrades within the fiber, mostly due to impurities in the glass. Terminology used in fiber optics. Here you can see a ray of light traveling from air of a refractive index μ0 into an optic fiber. The maximum angle of incidence in air, for which all the incident light is totally reflected at the interface of a pair of media having refractive indices μ1 and μ2, is called the angle of acceptance. Fiber attenuation. It is defined as the loss of light energy during its transmission through an optical fiber due to absorption by the impurities in the glass fiber.